डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी इस ई कक्षा के अंदर संस्कृति से संबंधित इनसे जुड़े हुए कुछ संबोधों के बारे में अध्ययन करेंगे, कुछ अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्रायः ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपके अकादमिक परीक्षाओं में, विश्वविद्यालयी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे पर संस्कृति ग्रहण की, एक कल्चरेशन। इसे संस्कृति संक्रमण या पर संस्कृतिकरण भी कहते हैं। संस्कृति संपर्क द्वारा होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। मतलब जब कोई समुदाय की जो संस्कृति है उस संस्कृति में परिवर्तन होने लगता है तो उसे हम पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। वह दूसरों की संस्कृति को अपनाने लगता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग, इस कंसेप्ट को हम पर संस्कृति ग्रहण या एक कल्चरेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को स्वेच्छा से या दबाव से ग्रहण करती है। या तो अपनी इच्छा से वो दूसरे समुदाय की या दूसरे देश की या दूसरे राज्य की या दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्र की संस्कृति को एक्सेप्ट करती है, या उस मूल संस्कृति के ऊपर कोई बाह्य संस्कृति का दबाव आता है, युद्ध आदि के कारण, कोई नेचुरल कैलामिटी के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, तब ये इस प्रक्रिया का उद्भव होता है। यह द्विवर्ती या उभयपक्षीय प्रक्रिया है। द्विवर्ती या उभयपक्षीय का मतलब है कि इसमें दोनों तरफ से आदान प्रदान हो सकता है संस्कृति का। कुछ सांस्कृतिक तत्व दूसरी संस्कृति के बढ़िया हैं, मान लो एक्स और वाई दो संस्कृतियां हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स संस्कृति जो है वो वाई संस्कृति के संपूर्ण सांस्कृतिक तत्वों को एक्सेप्ट कर ले, और हो सकता है कि वाई संस्कृति जो है एक्स संस्कृति के कुछ तत्वों को एक्सेप्ट करे। ऐसा एक्स के साथ भी हो सकता है। तो इस तरह से दोनों कुछ तत्वों को, कुछ संस्कृति के मूल्यों को ग्रहण करें आपस के अंदर, या पूरी तरह से एक दूसरे की संस्कृति को अपनाते हैं। ये ऐसी प्रक्रिया है। कुछ के स्थान पर बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व अपना लिए जाते हैं, पर संस्कृति ग्रहण करने वाले समूह की जीवन विधि ही बदल जाती है। प्रायः संस्कृति ग्रहण के अंदर ये होता है कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के अधिकांश सांस्कृतिक तत्वों को, उसके मूल्यों को, सांस्कृतिक मूल्यों को अपना लेती है, जिससे उसकी जो वे ऑफ लिविंग लाइफ है, उसकी जो जीवन विधि है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता है। ये खास बात है कि जो संस्कृतियां दोनों एक दूसरे के संपर्क में आई हैं उन दोनों संस्कृतियों का पूरी तरह से मिलन नहीं होता है, पूरा मिश्रण नहीं होता है, वरन वे अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। अपनी मूल विशेषताएं वो अवश्य बना के रखती है। जैसे मान लो एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं। कोई राजस्थान के का एक परिवार है, वो साउथ इंडिया चला जाता है, चेन्नई चला जाता है। चेन्नई में जाकर के अपना जो व्यवसाय या जो भी नौकरी है वो कर रहा है। तो वहाँ के जो खान पान है, वेशभूषा है, उसको वो ग्रहण कर लेता है। वहाँ की बोली भी भाषा भी सीख लेता है, वहाँ की बोलियों को भी जानने लगता है। ये सब वो अडेप्ट कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर अपनी मूल संस्कृति, जो राजस्थानी संस्कृति है, उसके तत्व जिंदा रहते हैं। वह यहाँ का जो खान पान है वो भूलता नहीं है। जैसे बाजरे की रोटी हम लोग खाते हैं, मारवाड़ी क्षेत्र से जो लोग हैं, राजस्थान के अंदर हैं। जो देसी सब्जियां हैं, सांगरी है, काचरी है, गवारफली है, इस तरह की चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर खाते हैं। हमारा जो पहनावा यहाँ का है, लहंगा, ओढ़नी, ये सब हम भूलते नहीं हैं। पुरुषों का जो पहनावा है, पगड़ी है,
और जो धोती पहनते हैं यहाँ पर, जिसे हम मारवाड़ी में त्रेवटा कहते हैं, ये वहाँ पर जाने के बाद भी ये मूल संस्कृति के तत्वों को वो राजस्थान का परिवार नहीं भूलता है। यही पर संस्कृति ग्रहण है। इसमें होता ऐसा है कि यह राजस्थानी परिवार जब चेन्नई में रह रहा है, दक्षिण भारत में रह रहा है, दक्षिण भारत के अधिकांश सांस्कृतिक मूल्यों को वो अडेप्ट कर लेता है। हो सकता है काफ़ी समय वहाँ व्यतीत करने का, उसका बोलने का जो लहजा है वगैरह है, वो सब कुछ, उसकी टोन है, उसकी भाषा, उसका अधिकांशतः जो जीवन विधि है, लिविंग लाइफ है, वे ऑफ लिविंग लाइफ है, वो सब वहाँ चेंज हो सकता है, लेकिन मूल संस्कृति के तत्व फिर भी उसमें जिंदा रहते हैं। यह पर संस्कृति ग्रहण का जो संबोध है यह बताता है। जैसे असम की दूसरा उदाहरण ले, असम की नागा जनजाति की संस्कृति ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आने के कारण पश्चिमीकृत हुई है। लेकिन जो असम के नागा क्षेत्र हैं, जहाँ पे ईसाई मिशनरीज खूब आई पूरी भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत से पहले और बाद में भी काफ़ी ईसाई मिशनरीज काम करती हैं, लेकिन वो नागा लोग हैं, जो नागा जनजाति के लोग हैं, ट्राइब्स, नागा ट्राइबल है, जो असम के अंदर रहते हैं, उन लोगों ने अपनी मूल संस्कृति को नहीं छोड़ा है। प्रकृति के नज़दीक जाना, कंदमूल खाना, उसी तरह की खेती करना, ये सब उन्होंने, झूम कृषि करना, ये सब उन्होंने, पशु पालना, ये सब छोड़ा नहीं उन्होंने। अपनी भाषा को भी नहीं छोड़ा है। तो कुछ तत्वों को वो जिंदा रखते हैं मूल संस्कृति के लोग, और अधिकांशतः दूसरी संस्कृति के प्रभाव में आने के कारण या सहजता से स्वयं स्वीकार करके उसके तत्वों को, उसके सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करते हैं। यह पर संस्कृति ग्रहण का कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक सापेक्षवाद की। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा हर्स्कोविट्स महोदय ने दी है। किसी विशेष समाज के मूल्यों का अध्ययन उस समाज के लोगों की संस्कृति द्वारा बनाए गए मूल्यों, प्रतिमानों के आधार पर करना चाहिए। सांस्कृतिक सापेक्षवाद यह कहता है कि कोई भी संस्कृति बुरी नहीं है, सब संस्कृतियां बढ़िया हैं। हर संस्कृति एक रिलेटिव परफॉर्मेंस दर्शाती है, सापेक्षवाद दर्शाती है। हर संस्कृति के अपने इथोस और ईडोज हैं, अपने आचार तत्व हैं, अपने मूल्य हैं, अपने प्रतिमान हैं, उनके मानदंड हैं। तो हर संस्कृति किसी भी राष्ट्र की हो, किसी भी सांस्कृतिक क्षेत्र की हो, वह अपनी विशेषताएं लिए हुई होती हैं और वह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती है। यह सांस्कृतिक सापेक्षवाद यह बताना चाहता है। कल्चरल रिलेटिव्स यह बताता है प्रत्येक संस्कृति अपनी अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के साथ अपने ढंग से समायोजन करती है, अतः किसी एक संस्कृति का मूल्यांकन किसी अन्य संस्कृति के मानदंडों के अनुसार नहीं किया जा सकता। यही सापेक्षवाद है। हर, कहने का मतलब हर संस्कृति की अपनी विशिष्टता है, उनके स्थानीय आवश्यकताओं को लेकर के, उनकी विशिष्ट परिस्थितियों को लेकर के, उनके जो मूल्य बने हुए हैं वो मूल्य विशिष्ट हैं, उनके लिए वो काफ़ी महत्व रखते हैं। अतः सापेक्षतावादी प्रकार्यवाद, मार्क्सवाद और फ्रायडवादी मनोविश्लेषण जैसे महत सिद्धांतों के तार्किक एवं सार्वभौमिक आधारों को अस्वीकार करते हैं। व्यक्ति जहाँ रह रहा है, जिस समुदाय में रह रहा है, जिन भौगोलिक परिस्थितियों में रह रहा है, वहाँ के मूल्यों को वो सर्वश्रेष्ठ मानता है। और यही सांस्कृतिक सापेक्षवाद बताता है कि वो जहाँ पर रह रहा है, जिस संस्कृति में वो अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, वह संस्कृति अन्य संस्कृतियों से किसी भी मायने में कम नहीं है, वह सर्वश्रेष्ठ है। यही सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा है। अब हम बात करेंगे स्वसंस्कृति केंद्रीयता की, एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म क्या है? इसे स्वजातिवाद या नस्लवाद भी कहते हैं। अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से उच्च या सर्वश्रेष्ठ मानना, इसमें सांस्कृतिक सापेक्षवाद की भावना का अभाव आ जाता है। यह अवधारणा सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा से बिल्कुल विपरीत है। जहां सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहता है कि सभी संस्कृतियां अच्छी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनमें कोई तुलना नहीं करनी है, जिसकी भी जैसी संस्कृति है उसे कोई भला बुरा नहीं कहना है, वो सब अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, यह सापेक्षवाद की अवधारणा कहती है। वरन इसके उलट में, इसके उल्टे विपरीत में स्वसंस्कृति केंद्रिता कहती है कि जो हमारी संस्कृति है, किसी विशेष समुदाय की संस्कृति को वह समुदाय दूसरे समुदायों, राष्ट्र या राज्य की संस्कृतियों से उच्च, सर्वश्रेष्ठ मानता है, और दूसरे क्षेत्र की या देश की संस्कृति को हीन मानता है, उसे दोयम दर्जा प्रदान करता है। तो ये दोनों के अंदर सांस्कृतिक सापेक्षवाद और स्वसंस्कृति केंद्रिता में मोटा मोटा फर्क है।
स्वसंस्कृति केंद्रितता एक ऐसी संवेगात्मक मनोवृत्ति है जिसके अनुसार व्यक्ति अपने समूह, जाति, प्रजाति, समाज अथवा संस्कृति को अन्य प्रजातियों एवं सांस्कृतिक समूहों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है तथा दूसरों के प्रति घृणा, द्वेष, संदेह, उदासीनता, अरुचि जैसे मनोभावों को प्रकट करता है। हम ये देखते हैं जैसे यूरोप के अंदर या विशेष रूप से अमेरिका के अंदर नस्ल भेद की नीति पाई जाती है। नस्ल के आधार पर विभेद किया जाता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है अमेरिका के अंदर। काले और गोरे नस्ल का प्रजातियों का भेद किया जाता है। तो ये काफ़ी, हालांकि अभी डेमोक्रेटिक राष्ट्र के अंदर इन सब चीज़ों का विलोपन होना प्रारंभ हो गया है। पहले तो ऐसा होता था कि अमेरिका के का राष्ट्रपति कोई भी निग्रो नहीं बन सकता है, कोई भी निग्रो प्रजाति का व्यक्ति नहीं बन सकता है, सिर्फ गोरे लोग ही, वहाँ के जो लोग हैं, जो श्वेत प्रजाति के लोग हैं, वो ही बन पाएंगे। लेकिन ये भ्रांतियाँ, ये धारणाएं काफ़ी कुछ धूमिल हुई हैं और लेकिन ये स्पष्ट उदाहरण है जो स्वसंस्कृति केंद्रिता की। इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम ग्राहम समनर महोदय ने 1906 में किया था। आपने वहां पर इस अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए अंतः समूह और बाह्य समूह के बीच पक्षपातपूर्ण मनोवृत्तियों को समझाने का प्रयास किया है। अंतः समूह बाह्य समूह को समझाते हुए वहीं से समनर महोदय के मस्तिष्क में यह अवधारणा आई और आपने बताया कि स्वसंस्कृति केंद्रिता की अवधारणा को जन्म दिया, उसे प्रतिपादित किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये संस्कृति से संबंधित कुछ अवधारणाएं थी, संबोध थे, प्रत्यय थे, जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई समस्या आए तो मुझसे आप उसका निदान पा सकते हैं। हर समस्या के निदान के लिए मैं तत्पर हूँ आपके लिए। और कोविड-19 जैसी महामारी पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है, तो मेरी गुजारिश रहेगी आप विद्यार्थियों से, आप अपने अभिभावकों से भी और आस पड़ोस में भी यह निवेदन करते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है और मास्क पहनना भी निहायत ज़रूरी है। बिना मास्क के और कहीं बाहर नहीं निकलना है भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में। और जहाँ पर भी आप जाएं, अधिक तो पहली बात तो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाना ही नहीं है, घर पे ही रहना है, क्योंकि घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और यदि बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलिए और फिजिकल डिस्टेंस का पूरी अनुपालना कीजिए। भारत सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस हैं कोविड-19 को लेकर के, उसकी पूरी पूरी अक्षरशः पालना कीजिए, तभी हमारा देश स्वस्थ और सुरक्षित हो पाएगा और इस जंग से हम जल्दी ही निजात प्राप्त कर लेंगे। अच्छा प्रिय विद्यार्थियों, thanks to all of you. That's all for today. We will meet you in our next e-class.